भैया वो हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ बच्चों, बताओ इसमें कोई डाउट्स? थर्ड क्वेश्चन, तो रेडियस आपको बता दिया रिंग्स के, मैग्नेटिक फील्ड पूछिए, और हम ये देख सकते हैं कि जो उनकी डायरेक्शंस हैं वो चेंज हो रही हैं। हाँ, तो बेसिकली क्या होगा, सबसे पहले वाले का हो गया म्यू नॉट आई बाय 2r, उससे अगले वाले का म्यू नॉट आई बाय 2 × 2r, फिर उससे अगले वाले का 2 स्क्वायर r एंड सो ऑन। तो वो जीपी बन जाएगी आपकी, कॉमन रेशो हाफ, उससे निकल आएगा। वो सर A/1 वाला फॉर्मूला। हाँ हाँ, यस। आगे बताओ। Sir, question number 7. Sir, question number 7.
तो 7th क्वेश्चन में बेसिकली जो सेकंड ऑप्शन है इसके कारण जो फील्ड है वो तो सिंपल सेमी सर्कल वाली आ गई, म्यू नॉट आई बाय 4r। ठीक है, अब जो फर्स्ट वाला केस है इसमें आप देखो ऊपर वाली वायर के कारण आएगी, इस वाली वायर के कारण आएगी और इस वाली वायर के कारण आएगी। सबसे ऊपर वाली वायर के कारण क्या आ गई, म्यू नॉट आई बाय 4πr। कर्व्ड पार्ट के कारण जो आ रही है फील्ड, डायरेक्शन का ध्यान रखना है। एक जो सबसे ऊपर वाली वायर है उसके कारण जो आ रही है फील्ड वो अंदर को आ रही है, तो मान लो हम अंदर वाली डायरेक्शन को प्लस मानते हैं अगर, तो प्लस। फिर कर्व पार्ट के कारण जो फील्ड आ रही है वो बाहर को आ रही है, तो वो हो गई म्यू नॉट आई बाय 4r माइनस, क्योंकि बाहर को है। फिर जो नीचे वाली वायर है इसके कारण भी आप देखो जो फील्ड बन रही है वो बाहर को बन रही है, तो यहाँ पे फिर माइनस आ जाएगा, तो ये और ये तो कैंसिल ही हो गई, तो सिर्फ इतनी बची। और तीसरे केस में पॉइंट पी पे जो फील्ड आएगी, एक तो इस रिंग के कारण आएगी, 3/4 रिंग के कारण, ये कितनी आ गई, म्यू नॉट आई बाय 4πr इंटू थीटा। थीटा कितना हुआ, 3π/2। और एक आएगी ये नीचे वाली वायर के कारण, नीचे वाली वायर के कारण आप देख सकते हो बाहर को आएगी, माइनस म्यू नॉट आई बाय 4πr। इसकी रेशो देखो, ठीक है जी। एट्थ क्वेश्चन, वर्टिकल प्लेन में रखा है लूप को, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो करंट है वो नॉर्थ को है। तो बेसिकली लूप आपका इस तरह से है, ये मान लो पॉइंट ऊपर को है, ये डायरेक्शन नॉर्थ है, ये साउथ। A be the point on the axis to the east of it, B पे west। तो सबसे पहले तो ये पता है हमें कि एक्सिस पे हर जगह फील्ड सेम डायरेक्शन में होती है। और फिंगर्स कर्ल करो करंट के अलोंग, थंब किधर को पॉइंट कर रहा है, लेफ्ट की तरफ, तो फील्ड ऐसे होएगी वेस्ट की तरफ, दोनों ए एंड बी पे। इलेवेंथ क्वेश्चन, पॉइंट पी पे हमें फील्ड निकालनी है, तो वो किस किस के कारण आएगी, एक तो इस वायर के कारण, एक इस वायर के कारण, फिर एक इसके कारण और एक इसके कारण, ये 4 वायर्स के कारण आएगी। राइट, तो जो वायर ए बी है उसके लिए अगर मुझे निकालना है, तो जैसे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, एक तो ये तो परपेंडिकुलर ही है और ये एंगल 45 बन गया, तो ए बी के कारण जो फील्ड बनी वो कितनी बन गई, म्यू नॉट आई बाय 4πr। आर कितना है 2a, इंटू सिर्फ ए की तरफ एंगल बन रहा है साइन 45। ठीक है, और आप देख सकते हो कि ए बी के कारण जो फील्ड बन रही है वो किधर को बन रही है, आउट ऑफ प्लेन। सिमिलरली बी सी के कारण भी आउट ऑफ प्लेन बन रही है, और बिल्कुल यही सेम एक्सप्रेशन बनेगा क्योंकि सारा कुछ सेम है, वही एंगल इस केस में भी 45 ही बन जाएगा ना। अब
ईडी के कारण क्या डिफरेंस आया? सिर्फ जो नीचे वाला डिस्टेंस है वो ए रह गया, बाकी तो सारा कुछ सेम ही है, और डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। सिमिलरली बिल्कुल यही सेम ईएफ के कारण आएगी, और इन चारों को आपस में कंबाइन कर दो प्लस माइनस करके। ठीक है, समझ आ गया? यस सर। सर क्वेश्चन नंबर 10 भी देखना एक बार। तो तीनों की जो फील्ड्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, तो तीन परपेंडिकुलर लाइंस बन जाएंगी, ऐसे ऐसे और ऐसे। इनका आपस में रिजल्टेंट रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सर क्वेश्चन नंबर 12। सर क्वेश्चन नंबर 10 में हम जो आई कैप जे कैप के कैप वो नहीं लेंगे साथ में? नहीं मतलब जरूरत नहीं है ना, मतलब बस हमें तो यही देखना था कि परपेंडिकुलर है। जो हम हमने सीखा, हमने हमें कौन तीनों, सा एग्जैक्ट डायरेक्शन निकालनी है कोई? अगर उन्होंने पूछी हो डायरेक्शन तो फिर लेंगे ना हम। हाँ फिर लेना पड़ेगा। ठीक। अगला क्वेश्चन जो वैसे मैंने डिस्कस किया था क्लास में, 12th क्वेश्चन। सर इसमें एक डाउट है, जो सा हमने बी ई ए मानना है उसके हिसाब से बीच में आ गई रूट टू ए आ गई, फिर जो ए सी डी है उसके हिसाब से भी रूट टू ए आएगी, तो फिर नेट टू टाइम्स रूट ए नहीं होगा रूट टू ए? नहीं नहीं, करंट भी तो हाफ हो गया ना, इसमें और इसमें करंट तो आई बाई टू हो जाएगा ना। अच्छा। तो जब आपने उसको स्ट्रेट वायर से रिप्लेस किया तो स्ट्रेट वायर में करंट आई बाई टू आएगा, और उसकी लेंथ ए रूट टू हो गई। सर यस। सर आपने नोटबुक में लिखवाया नहीं था, फोर्स ऑन क्लोज लूप जो होती है वो 0 होती है। नहीं, वो तो तब होती है कि अगर उसी के अंदर करंट ट्रेवल कर रहा होता है इस तरह से, क्लोज करंट कैरिंग लूप। यहाँ तो इस लूप के अंदर करंट बाहर से आ रहा है और इससे निकल रहा है। ओके सर। आगे चलो। सर क्वेश्चन नंबर 15। हम्म, तो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर क्या होता है? एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अगर मैं एक एम को अलग कर दूं तो एम वी स्क्वायर की टर्म बन जाएगी ना, तो वो काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल आ गया। आगे बचो। 18। तो देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है
और आपको कहा है कि x जो है वो -2 से +2 लाई कर रहा है, तो अगेन आप इस वायर को स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दोगे, तो आपके लिए तो प्रैक्टिकली जो वायर की लेंथ है वो 4 हो गई और डायरेक्शन x एक्सिस के अलॉन्ग है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो k कैप के अलॉन्ग है, तो एंगल 90 हो गया। तो IBL करके फोर्स निकाल लोगे, मास से डिवाइड करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो जो y इक्वल टू x स्क्वायर वाला है वो क्या चीज है मतलब? वायर की शेप। अच्छा ठीक है, जो ये ग्राफ में मतलब ग्राफ में होता है ये हाँ हाँ हाँ, yes। सर बस कोई पीडीएफ भरी है मतलब ग्राफ की ऐसे मतलब कॉमन रेशियो हिसाब से, जिसमें से कॉमन वाले हैं वो तो याद होते हैं ऐसे y इक्वल टू mx प्लस c वाले, कौन से ऐसे वाले मतलब पैराबोला आ यार गया। ये उसमें दिया हुआ है थोड़ा बहुत, जो वो शीट मैंने आपको बताया था ना, मैथ्स वाली शीट एक अपलोड की हुई है आपके, जी सर। उसी में है। ठीक है सर। आगे बचो। 26। So 24. बेसिकली सर्किट ब्रेक कब हो जाएगा? अगर ये रॉड हवा में उड़ जाए, ऊपर को चली जाए, ठीक है। अब इस रॉड के ऊपर आप देखो करंट किधर को जा रहा है, राइट को, मैग्नेटिक फील्ड किधर को है, इनटू द प्लेन, तो इस कारण से इसके ऊपर जो फोर्स आ रही है वो ऊपर को आ रही है, और mg तो नीचे को लग ही रहा है, तो ये हवा में कब उड़ जाएगा? जब ये फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी, तो फोर्स को आप mg के इक्वल कर दो, IBL इक्वल टू mg, से आंसर आ जाता 26th, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करता है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख लो, 2 पाई m/क्यूबी। m नहीं, m√m होता है शायद, है ना, वो जो भी फॉर्मूला था, 2 पाई m बाय क्यूब। m/क्यूबी, हाँ उससे। थर्टी थ्री। 33, एक छोटे से एलिमेंट के लिए पूछा है, तो देखो उस एलिमेंट का जो करंट है, इस फिगर के हिसाब से जो करंट है वो आउट ऑफ प्लेन है, ये आपका आर वेक्टर बन गया। तो आप देखो आपका DL क्रॉस R किधर को बन रहा है, ऐसे इसके परपेंडिकुलर। लॉन्ग x तो कैसे बताना? करंट आपका आउट ऑफ प्लेन आ रहा हाँ जी सर। है, R वेक्टर ये हो गया, मैंने दिखा दिया। हम्म। तो DL क्रॉस R करो, थंब आपकी तरफ, फिंगर्स R वेक्टर के अलॉन्ग, तो देखो पाम किधर को पॉइंट कर रहा है। ओके।
ठीक ठीक है। और वैसे तो एग्जैक्ट डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं थी, हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट आता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट तो आर वेक्टर के परपेंडिकुलर ही होगा। तो हमें डायरेक्टली अलोंग ओएक्स और परपेंडिकुलर ओएक्स मतलब बिल्कुल समझ नहीं आया क्या करना है। मतलब अलोंग तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में तो परपेंडिकुलर ही होता है। हाँ जी हाँ जी। हम्म, एक सर क्वेश्चन नंबर 32 में हम्म। सर आंसर तो ऊपर लग गया, पर सर उसका रीजन मतलब एक बार अच्छे से क्लियर नहीं है।
हाँ बच्चों, एक सेकंड सर। बच्चों मेरी आवाज आ रही है आपको? कोई अनम्यूट करके बोलना बच्चों, आवाज आ रही है कि नहीं मेरी? यस सर, आ रही है। ओके, बस एक। हाँ बच्चों, अनम्यूट करके बोलना बच्चों, जो भी डाउट है। अभी मुझे चैट नहीं दिख रही। किस क्वेश्चन पे थे हम? तो क्वेश्चन तो पार्ट टेस्ट 9 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 32। 30th सर। तो इसको जूम कर लो पीडीएफ को। थर्टियथ क्वेश्चन तो अपना मॉड्यूल का है सेम। इसमें मतलब क्या होगा कि I1 के कारण, जैसे अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे x, y, मैं लिखूं कैसे भाई, एक मिनट।
क्वेश्चन में अगर आप कोई पॉइंट लोगे कोऑर्डिनेट्स x, y, तो I1 से उसका डिस्टेंस x हो गया, I2 से y हो गया, तो म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई x माइनस म्यू नॉट I2 बाय 2 पाई y इक्वल टू 0। इससे निकल आएगा। ठीक है, 3-2 विदाउट चेंज इन वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन 0, मतलब फोर्स 0, तो मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल करनी चाहिए। तो जैसे अब सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन पॉसिबल नहीं हो सकती क्योंकि सी में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो फिर तो वो कभी कैंसिल ही नहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? अच्छा, नॉट पॉसिबल है। आगे है 34। सी इसमें सबके कारण लिखो, मतलब आपको कोई भी करंट की डायरेक्शन मान के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको लिखना पड़ेगा कि मतलब कहाँ पे कम आ रही है, कहाँ पे ज्यादा आ रही है। जैसे एक चीज आपको एक तो सीधा ही दिख रही है कि ये केस वर्सेस ये केस ए और बी में, ए और बी में तो दोनों पार्ट्स के कारण जो फील्ड है वो ऐड हो रही है यहाँ पे, whereas बी ऑप्शन में दोनों के कारण कैंसिल हो रही है, राइट? तो क्या उससे कोई फायदा नहीं हुआ, इससे तो बस यही पता चल रहा है कि 1 ग्रेटर देन 2 है, वो तो दोनों केसेस में ही है। अब अगर हम फर्दर कंपेयर करें, लेट्स से मैं बी और सी को कंपेयर करता हूँ, तो बताओ बी और सी में से किसकी कम होएगी, किसकी ज्यादा होएगी? जो आउटर वायर है वो तो सेम हो गई दोनों के लिए, बी की जगह होनी चाहिए सर, सी से। क्या बी की जगह होनी चाहिए ना सी से। क्या कह रहे हो? बी की जगह होगी ना सी से, क्योंकि सी की तो मतलब कैंसिल करेगी एक दूसरे को। नहीं, वो तो बी की भी कैंसिल कर रही है। आप देखो ना, ये आधा पार्ट तो सेम ही है, लेफ्ट साइड वाला, फर्क तो सिर्फ इस पार्ट का है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, बाकी तो सारा फिगर सेम है ना दोनों में। यस सर। तो इससे बी की ज्यादा होगी ना, क्योंकि जो सा सी का जो ए रीजन है उसका रेडियस ज्यादा है। हाँ, तो ये तो सब्ट्रैक्ट हो रही है ना, कैंसिल हो रही है, तो सी वाली ऑप्शन में जो कैंसिल हो रही है उसका मैग्नीट्यूड कम है अच्छा, क्योंकि रेडियस बड़ा है। सी के ओवरऑल ज्यादा होगी सर। ठीक है, जी सर। आगे सर ये क्वेश्चन सॉल्व किए बगैर भी हो सकता था ना?
हाँ ये तो बनता ही ऐसे था करना, पिछले बार भी हमने बात की थी ना, हाँ जी। तो हाँ वैसे ही करना था ये तो। और सर आपने बताया था कि जो सर्कल लेके हम कर सकते हैं इन्फिनिटी हाँ। लेके, तो वो तो याद था मेरे को। पर सर अगर हम tan पाई पे इन्फिनिटी करते हैं तो उसका फिर कैसे रिजल्ट बनेगा, मतलब क्या tan? अगर हम n की वैल्यू इन्फिनिटी कर दें हम्म तो मतलब वैसे तो आंसर आ रहा है, पर tan पाई पे इन्फिनिटी होता क्या है मतलब? tan पाई बाय इंफिनिटी तो tan 0 हो गया ना। ठीक है, और tan 0 0। हाँ अच्छा ठीक है सर। फोर्टी टू। 42 में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इसको एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर ड्रॉप करके, अब इस वायर के आपके दो एंगल्स बन गए, एक 45 और एक आगे वाला तो 90 है ही, ठीक है। और दूसरे का भी बिल्कुल सेम ही है, तो किसी एक के लिए निकालना है। तो अब क्योंकि दोनों एंगल्स सेम तरफ बन रहे हैं, तो बस वो sin θ1 प्लस sin θ2 वाला निकालना लगाना है फॉर्मूला। बस ये है कि जो दूसरा एंगल है θ2 जो है, उसको आप -45 पुट करोगे क्योंकि वो सेम तरफ है। अगर ऑपोजिट तरफ होता है तो प्लस में डालते हैं हम। सर एक बार एंगल समझा दो कैसे कैसे लिया आपने? जो तो सी, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो एंड पॉइंट्स के एंगल लेने ना। एक तो एंड पॉइंट ये बना और एक एंड पॉइंट जो इन्फिनिटी पे जा रहा है। इन्फिनिटी वाले का तो 90 ही होता है, और ये एंगल आपका 45 बन गया ज्योमेट्री से। तो जो सर एक तो बन गया 45, और जो दूसरा हाँ लिया है वो हमने कौन सी आई करके उसको एक्सटेंड करके जो उन दोनों के बीच में बन रहा है एंड पॉइंट पे वो वाला लिया हाँ हाँ। है। आगे 43rd। मैग्नेटिक फील्ड बता दी, मतलब म्यू नॉट आई बाय 2r की वैल्यू दे दी। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, आई इंटू एरिया, आर आ गया, उससे निकाल लो। सर मेरा ए बन रहा था, मैंने मतलब बहुत दिमाग लगाया है, मतलब मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, ए बना मेरा। नहीं इसमें तो बस आपने यही करना ना, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2r। ठीक है, एक आपको एरिया दे दिया इस पाई आर स्क्वायर। अब मैग्नेटिक मोमेंट होगी क्या, आई इंटू ए। तो आई को सब्स्टिट्यूट कर दो आप, ए तो सीधा ही डल गया, ए तो ठीक है गिवन ही है। ठीक है सर, मेरी गलती पर लग गई। ठीक है बच्चों, डन। एनीथिंग एल्स? नो सर। 44 क्वेश्चन सर। सर मॉड्यूल में डाउट है एक।
सर इसमें मतलब अगर हम ऐसे प्रैक्टिकली सोचे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रहा है और इन्होंने दिया हुआ है कि जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन की तरफ है, तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन पे मतलब जो फील्ड और फोर्स होती है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो उससे आ जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन की तरफ है। अब उससे हम आइडिया फोर्स। लगा लेंगे, हाँ जी फोर्स, हाँ और उससे हम आइडिया लगा लेंगे कि वो हो तो कैंसिल ही रही होगी मैग्नेटिक फोर्स से, तो उससे जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगी। हाँ बिल्कुल। तो अगर उससे हम मतलब वो राइट हैंड वाला रूल लगाए तो उससे मेरा आंसर प्लस वाई डायरेक्शन बन रहा वो था। इसलिए आ रहा है क्योंकि मतलब अगेन इलेक्ट्रॉन पे निकाल रहे हो ना, तो वहां भी तो तो उल्टा करना पड़ेगा। ऑपोजिट, ठीक है ठीक। और इसमें ना एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर नहीं याद, मतलब उसमें कुछ ऐसे कंडीशंस दी हुई थी कि किस केस में जो फोर्स होगी उसे जीरो होना पड़ेगा। 2 मिनट में आपको क्वेश्चन देके बताती हूँ। सर 31। सर इस क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है वो रेस्ट पे है, अगर वो रेस्ट पे तो उस पे मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगी ही नहीं, तो डी ऑप्शन में नॉट भी जीरो का मतलब क्या बना? इसका मतलब ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी भी तो भी उसकी फोर्स तो जीरो ही हुई ना। पर सर जब लग ही नहीं रही फिर हम ये नहीं नहीं, क्यों करते हैं? फोर्स नहीं लग रही ना, फील्ड तो लगी सकती है। अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है, जो टेस्ट डन। दूसरा कौन सा कहते हैं मॉड्यूल में डाउट? जी सर, XA0 पार्ट H। यस। सर क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट। सर इसमें डायरेक्शन +30 आ रही है टॉर्क की, इन्होंने +240 डिग्री पे दे रखा है पॉजिटिव एक्स से। ये देखो इसमें जो आपका किसका एंगल बोल रहे हो? टॉर्क का सर, इन्होंने कहा था कि टॉर्क की डायरेक्शन बताओ। नहीं, टॉर्क तो देखो ऐसा है ना कि मतलब इसको इजीली विजुलाइज करने के लिए इसका टॉप व्यू ले लो। टॉप व्यू में आपका एक्स ऐसे है, वाई ऐसे है, ये इधर को कुछ भी है लूप पे 30 को, मतलब जो एम वेक्टर है वो ऐसे हुआ ना इसके परपेंडिकुलर। और बी वेक्टर जो है वो आउट ऑफ प्लेन है, मतलब जेड की तरफ। ठीक है सर। तो उन्होंने किससे एंगल दिया हुआ है? इन्होंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 240 डिग्री का एंगल दिया हुआ है टॉर्क का।
अच्छा बेसिकली 240 मींस 120 ना, तो ये 30 है, ये 90 है, तो इस साइड से 120 बन गया, दूसरी साइड से 240 बन गया। नहीं सर, पर अगर टॉर्क निकालेंगे, टॉर्क की डायरेक्शन बाहर को मतलब नहीं आ रही। 120 का हो या 240 का हो तो एक ही बात है ना। ओके सर। नहीं सर, पर टॉर्क की डायरेक्शन निकालेंगे तो टॉर्क अगर हम राइट हैंड थंब रूल से नहीं निकालते कि जिधर को वो घूम रही है बॉडी उस तरफ। टॉर्क का है ना। हाँ जी। हाँ ये तो m का एंगल हुआ। हाँ जी। हाँ टॉर्क तो m क्रॉस b तो इधर को आ जाएगा। हाँ जी, इधर को आ रहा है। तो 30 बनेगा। 30 बनेगा ना सर, पीछे 240 दे रखा है। डी पार्ट का। हाँ जी। ये तो नहीं बनेगा। ठीक है सर, यही था। थैंक यू। हाँ जी बच्चों, एनीथिंग एल्स। सर जो आपने कल नया चैप्टर स्टार्ट करवाया था उसमें से हैं, वो थोड़े से बता दो मतलब। सर क्या सर आई चीज। पार्ट आई पार्ट में बताओ। सर आई पार्ट में 5th क्वेश्चन। मतलब ये जो 6 वोल्ट है ये है IG इंटू जी। ये 1000 जो है वो है जी। तो IG इंटू जी आपको 6 दिया हुआ है, तो अब आपको निकालना है कि S कितना हो सच दैट IG इंटू जी प्लस एस जो है वो 30 हो जाए। सर एक बार रिपीट कर दो। आपको IG इंटू जी 6 दिया हुआ है, IG इंटू जी प्लस एस को 30 करना। कि जब शंट नहीं है कोई तो जो वोल्टेज मेजर की वर्सेस शंट लगाने के बाद जो वोल्टेज है। मतलब फर्स्ट केस में मैंने एस को 0 पुट कर दिया। हाँ सर समझ में आ गया। एक्सरसाइज 1 में भी है एक क्वेश्चन, वो भी डाउट है। बोलो कौन सा पार्ट। आई पार्ट ही है सर। सर इसमें 3rd क्वेश्चन पूछा था मैंने उस दिन भी जब डिस्कशन हुई थी, बट तब भी मेरा आंसर नहीं निकला, मैंने ट्राई किया। ये G है, ये S है,
और जी और एस कैसे होते हैं? पैरेलल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या मतलब है इसका रिजल्टेंट? तो 100 into 5 upon 105, ये आपका 4.76 आएगा, इसलिए हमने इसका आंसर 0.8 मार्क किया था। ये क्या था? ठीक है। ये सर वो मेरी भी ऐसी ही वैल्यू आ रही थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था फिर कौन सा ऑप्शन है। अच्छा, सर इसी चैप्टर के थ्योरेटिकल डाउट्स हैं। क्या चीज? इस चैप्टर के थ्योरेटिकल डाउट्स हैं। हाँ पूछ लो। एक ना मॉड्यूल में लाइन थी कि जो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट बट नॉट ऑन द शेप ऑफ लूप। अगर हम देखें कि जो शेप ऑफ, ये कह रहे हैं कि शेप ऑफ लूप पे डिपेंड नहीं करती, अगर शेप ऑफ लूप में चेंज आ रहा है तो उसका मतलब कि अगर हम देखें कि एरिया में चेंज आ रहा है तो हाँ एरिया हाँ में हाँ। चेंज आने का मतलब कि हमने शेप ही चेंज की है। नहीं, उनका मतलब ये है कि अगर आप चाहे कोई और शेप भी ले लो, एज लॉन्ग एज मैग्नेटिक मोमेंट सेम है, टॉर्क तो सेम आएगी ना। पर सर वो एरिया पे भी तो डिपेंड। मतलब हम ये तो नहीं कह रहे ना अच्छा। कि हाँ, मतलब वो एरिया चाहे स्क्वायर का हो चाहे सर्कल का हो, मतलब टॉर्क तो सेम आएगी ना। नहीं मतलब अगर कि जो हम मतलब हमें स्क्वायर की कुछ मतलब डायमेंशन इट इज चाहिए, अज्यूमिंग कि एरिया सेम है, मतलब कि अगर एरिया सेम है तो शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, ये मतलब है उसका। मतलब ये assumption है। ठीक है सर। सर यस। सर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक क्या? में जब एंगल निकालते हैं सर, एक बार मेरे को उसमें दिक्कत आती है एंगल निकालने में, एक बार क्लियर करा दो कैसे एंगल निकालते हैं किस केस में? टॉर्क में। टॉर्क में एंगल मैं समझा नहीं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट में के बीच में जो लिखते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट, कुछ गलत कह रहे हो आप। जो एरिया वेक्टर और उसके बीच में निकालते हैं वो वाला पूछा है। मतलब हम ऐसे नहीं लेते कि करंट ऐसे जा रहा है तो उस करंट की हेल्प से हम एरिया वेक्टर हम निकालते हैं उस लूप का। हम तो करंट के कारण, हाँ वही, मतलब फील्ड का तो नहीं लेंगे। हाँ जी। हाँ, हम ये करते हैं कि जैसे करंट जा रहा है तो इसके कारण मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन लिखते हैं। तो वो वो तो ऐसे कह रहा होगा सर कि मतलब इसके कारण हमने जब मैग्नेटिक मोमेंट लिखी तो उस मैग्नेटिक मोमेंट और जो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हम एंगल लिख रहे हैं वो कैसे लिखेंगे? वो तो सेम ही बनेगा, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का ऐसे केस में तो। जैसे हमने सर वो हमने अपना क्वाइल शिफ्ट जब की थी हमने गैल्वेनोमीटर में, तो हमने माना था ना कि इसमें एंगल चेंज हो रहा है वहाँ पे गैल्वेनोमीटर में। हम्म तो वहां पे हमने कैसे निकाला, जो थीटा लिया था हमने वो थीटा कौन सा था? गैल्वेनोमीटर में यस, वो तो थीटा ये था कि वो जो वायर है वो कितने एंगल से घूम रही है, वो कि हमने वायर कितने एंगल से ट्विस्ट हुई है। टॉप वाला में लिया था। जो वो लिखा था हमने, सी थीटा इज इक्वल टू NIAB। यहाँ थीटा तो ये था ना कि वो कितने एंगल से ट्विस्ट किया है वायर ने। अच्छा, मतलब जब हम टॉप निकालते हैं तो जो हम एंगल लिखते हैं वो एंगल कौन सा होता है?
वो होता है M और B, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट और एक्सटर्नल फील्ड के बीच में। एक बार सर आप एक दो एग्जांपल बता दो, मतलब उसको निकालने का तो मतलब क्लियर हो जाएगा। नहीं, ये तो हमेशा गिवन ही होता है ना, जैसे हमने एक ये फिगर बनाया था, जैसे लेट से ऐसे एक करंट कैरिंग लूप है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो इसमें आप अगर फिंगर्स को कर्ल करोगे करंट के अलोंग तो आपका M वेक्टर ऐसे बन जाएगा, तो ये एंगल 90 बन गया M और B में। अच्छा ठीक है, मतलब सर हम एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर सेम ही होगा ना हमेशा? हाँ हाँ ओके, थैंक यू सर। ठीक है, हम बताओ और कुछ। सर जैसे हम लोग ये केस कर रहे थे, हमने जो गैल्वेनोमेट्रिक में जैसे अगर हम टॉर्क लिखे तो वो IAB sin थीटा करके लिखे, और उसे जो फोरसाइट ओरिजिनल उसके इक्वल मतलब टॉर्क आया टोरिजन के कारण उसके इक्वल करें, तो उसमें हमने रेडियल फील्ड इसलिए ली ताकि वो जो साइन थीटा वाली टर्म है हाँ हम उसे 90 कर सके। यस, ऐसा क्यों? मतलब वो इसीलिए, मतलब फिर हमारी डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी बन जाएगी ना, अदरवाइज थीटा वेरिएबल फंस जाता तो। मतलब सिर्फ वेरिएबल को खत्म करने के लिए। हाँ हाँ हाँ, और एक लाइन है मॉड्यूल में कि उसमें सेंसिटिविटी में दी हुई है कि द सेंसिटिविटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज मेजर्ड बाय द मिनिमम इनपुट फॉर अ स्टैंडर्ड आउटपुट। क्या ये जरूरी है कि हर बार जब भी हम कोई मिनिमम इनपुट देंगे तो हमें एक स्टैंडर्ड आउटपुट मिलेगा ही? मतलब उसमें स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि जिसको आप मेजर कर पाओ, है ना। मतलब अगर आउटपुट, अगर डिवाइस की नीडल जो है वो सिर्फ इतनी की मूव करे कि आप मेजर ही ना कर पाओ उसको, तो फिर तो वो हमारे किसी काम की नहीं हुई ना। वही ना, मतलब सर वो हर केस में जरूरी तो नहीं होगा ना कि हमें एक स्टैंडर्ड आउटपुट मिलेगा ही। नहीं, स्टैंडर्ड आउटपुट का मतलब है कि जिसके करस्पॉन्डिंग कुछ मार्किंग हो, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी मार्किंग। वही ना, अगर मान लो हम बहुत ही माइन्यूट करंट लेते हैं, मतलब कुछ 10⁻⁻15 टाइप्स, तो हम ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो हमें एक स्टैंडर्ड आउटपुट देगा। हाँ, तो उतनी तो चाहिए हमें, मतलब मान लो अब 1 है मार्किंग, अब आपने इतना कम करंट लिया कि नीडल यहीं तक जा रही है, तो इस केस में आप वो सेंसिटिविटी को डिफाइन नहीं कर पाओगे। हाँ जी वही। हम्म। और जब हमें दिया हो कि जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक मोमेंट है उसके बीच, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच में जो एंगल 90 डिग्री है, तब हम कहेंगे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। और जब हमें क्वेश्चन में पूछा हो नहीं, कि ये तो एक मिनट, वो तो हमेशा ही कांस्टेंट होएगी ना काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तो कोई वर्क ही नहीं करती। वही ना सर, मतलब एक क्वेश्चन था उसमें पूछा था कि व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो इस केस में तो जीरो हो जाएगी। हाँ, सर एक लाइन है, हम्म, we may increase current sensitivity and still voltage sensitivity do not increase। ये कैसे पॉसिबल है? वोल्टेज सेंसिटिविटी में जी भी आता है ना, तो जी को आप उतना ही चेंज कर दो। जी तो मतलब उसकी रेजिस्टेंस होगी ना? अगर आप उसको चेंज कर दो उतना ही। अच्छा, जैसे हमने एल लेंथ इंक्रीज किया तो उसको भी अगर हम उतना इंक्रीज कर देंगे वैसे भी होगा? हाँ, यस। ओके। और जैसे एक स्टेटमेंट है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है इट कैन नॉट चेंज द स्पीड ऑफ पार्टिकल, तो इस केस में हमें स्पेसिफाई करना चाहिए ना कि हम किस शेप की बात कर रहे हैं। नहीं, कोई भी शेप हो, मैग्नेटिक फोर्स तो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगी ना। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। और दिया हुआ है कि एट सम पॉइंट व्हेन प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो उस केस में टॉर्क जीरो हो जाएगी। तो
अगर हम उसकी बात करें जो हमने गैल्वेनोमीटर वाला एक्सपेरिमेंट किया है, तो उस केस में भी तो यही हो रहा है, हम मतलब एक कुछ ऐसा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे टॉर्क जनरेट हो और वो घुमा रहा है, तो कोई उसमें एक मोमेंट ऐसा भी तो आएगा जब टॉर्क 0 हो जाएगी। नहीं, इसीलिए हमने रेडियल रखी हुई है ना, कि वहां पे क्या हो रहा है कि जो प्लेन ऑफ लूप है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रह रहा है। तो मतलब उस कारण वैल्यू 0 नहीं बनेगी। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। राइट बच्चों, डन? सर यस। सर आपने एक एग्जांपल करवाया था ना, लास्ट टू लास्ट डे आपने करवाया था, तो उसमें वो आपने हिंज फोर्स का करवाया था, उसमें हिंज फोर्स से भी रिलेटेड था। मुझे हिंज फोर्स का एक बार बता दोगे कि मतलब कि उसका मतलब कि डायरेक्शन वगैरह? कुछ भी नहीं होती, मतलब हिंज फोर्स तो बेसिकली जो भी कोई एक्सटर्नल फोर्स होती है उसको बैलेंस करती है, क्योंकि एक्सटर्नल हिंज फोर्स फोर्स हमेशा अपवर्ड होती है? कुछ भी हो सकती है, मतलब वो तो आई इसलिए क्योंकि वहां दूसरी जो फोर्स थी वो mg थी, अब इसको बैलेंस करना है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने बस इसके ऑपोजिट बना दी। मतलब फोर्स जिधर को भी होती कोई और, हिंज फोर्स उसके ऑपोजिट लग जाती। मतलब कि हिंज फोर्स का मतलब रोल होता क्या है? जैसे कि फ्रिक्शन तो रोकता है किसी चीज हिंज को फोर्स मूव का नहीं रोल है करने। बॉडी को रोक के रखना। ओके, मतलब कि कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में तब हिंज फोर्स लगती है। हाँ। ओके सर। सर मैंने पूछा था ना कि वो एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने की नहीं, मतलब उसके बारे में, तो उसके बाद थ्योरी पढ़नी है। वैसे अगर हम सीबीएसई बोर्ड देंगे तो वहां पे तो एनसीईआरटी क्वेश्चन आएंगे, मतलब जैसे मैंने एनसीईआरटी। ये आपको कहा हुआ है ना कि सिर्फ मॉड्यूल पढ़ो, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके मॉड्यूल में कवर्ड हैं। अच्छा, जैसे मतलब जो क्लास 11 के क्वेश्चन है, मतलब मेरे को बहुत मुश्किल लग रहे हैं, मतलब जैसे कोई भी नहीं एनसीईआरटी, मतलब कई क्वेश्चन है बैक एक्सरसाइज में, तो हाँ हाँ, तो मतलब वो फिर नीट में से आते होते हैं, क्योंकि जो नीट है बस वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है ना, तो अगर उन्होंने ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। नहीं, वो जितने हैं ना, जो भी कोई काम के क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी से, वो सारे आपके मॉड्यूल में डले हुए हैं। ठीक है, और हमने वो उसकी थ्योरी पढ़नी है एनसीईआरटी की? ना, कुछ नहीं करना एनसीईआरटी को। और सर क्लास 11 की मतलब ऐसे कई टॉपिक्स हैं, मतलब जो हमें सबने कराया नहीं हुए, मतलब एनसीईआरटी में गिवन है वो, तो मतलब। नहीं, वो वही होंगे जो सिलेबस में नहीं होंगे, अदरवाइज सारा कवर्ड है आपका। अच्छा, ठीक है। चलो। सर एक छोटा सा डाउट है, मतलब जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर वाले चैप्टर में से। बोलो। सर यस। सर अगर हमें क्वेश्चन में दिया, मतलब कि ना दिया हो कि वो अलोंग द लेंथ या फिर अलोंग द ब्रेड्थ कट हो रहा है, तो फिर हम मतलब क्या लेके क्या एज्यूम करके क्वेश्चन करेंगे? मतलब नहीं, एक दिया मॉड्यूल होगा। में नहीं, एक मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया हुआ है कि a magnet of moment m is cut into two equal parts. The two parts are placed perpendicular to each other. The resultant magnetic moment is. तो फिर सर तो अगर हम along इसमें तो लेंथ भी हमें काट फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे भी काटो मैग्नेटिक मोमेंट तो हाफ ही होती है, तो आपको तो सिर्फ इस चीज से मतलब है कि हाँ भाई m/2 बन गई। ठीक है सर, ठीक है सर। सर एक बार जो हमने कल क्वेश्चन किया था उसमें जो अलोंग द विड्थ जब हमने काटा था बार मैग्नेट को, उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख के बता दो। उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना, क्योंकि जब आपने अलोंग द विड्थ काटा है, उसमें हमने m/2 लिया था। हाँ, तो आधा किया तो मास तो आधा होगा ही होगा। अलोंग द विड्थ
जैसे भी काटो, हाँ जी। मतलब अगर आपने बॉडी को ही हाफ कर दिया तो मास तो हाफ होगा ही होगा ना। फिर इस केस में हमने जब इसकी मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट निकाली थी उसमें हाफ क्यों नहीं लिया? मैग्नेटिक मोमेंट भी तो हाफ की थी हमने। नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट की थी तो उसमें हमने ये तो कहा था ना कि मास सेम रहेगा, लेंथ हाफ हो जाएगी। नहीं नहीं, वो वैसे मास नहीं था। नहीं, आप गलत कह रहे हो। इक्वलेंट। वैसे इसके में तो हमने ये कहा था कि लेंथ सेम रहेगी और मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो जाएगी, फिर जो जो पोल हमने स्ट्रेंथ है वो हाफ हो हाँ जाएगी। और वो जो m था वो पोल स्ट्रेंथ थी, वो मास नहीं था। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ जी। सर जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है ये वैक्यूम में भी होती हैं मतलब? हाँ, ठीक है सर। ठीक है, डन। Yes. Thank you. चलो, ओके।